हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 5वां चैप्टर हम लोग लेके चल रहे थे, चुंबकत्व तथा द्रव्य, उसका लेक्चर नंबर 3 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पृथ्वी का भू चुंबकत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का भू चुंबकत्व। अगर देखा जाए पृथ्वी के भू चुंबकत्व से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या अगर देखा जाए एनालिसिस किया जाए पिछले 5 साल से 7 साल पेपर को, तो मैंने यह देखा कि यहाँ से आपके एग्जाम में या तो 1 नंबर 2 नंबर की डेफिनेशन पूछे जाते हैं। देखिए, यह चैप्टर आप सभी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, कम इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल नहीं पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है हर सेट में नहीं पूछा जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे कुछ चैप्टर हैं जहाँ से हर सेट में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इस चैप्टर से किसी सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मान लीजिए आप ही के सेट में क्वेश्चन पूछ दिया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, 1-2 लेक्चर और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना। तो देखो, ध्यान देना सभी लोग। तो पृथ्वी के भू चुंबकत्व से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह या तो अति लघुत्तरी के रूप में छोटा छोटा पूछा जाएगा कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, नति कोण से आप लोग क्या समझते हैं, या कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नति कोण से संबंधित, वो भी इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ पर, ध्यान देना सभी लोग। ये तो पीडीएफ आपका ना, ये तो पीडीएफ आप है, आपको ये पीडीएफ पूरा आपको मिल गया था कल तक का। आज का ये पीडीएफ है, टेलीग्राम पर दे दिया था मैंने, और एप्लीकेशन पर भी कुलाम बैच जो है वहाँ पर फ्री में दे दिया था। ये ध्यान देना। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने में बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इजी न्यूमेरिकल है, आसान है, एक दिया में कर ले जाओगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को। ठीक है, क्या हेडिंग करना आपको सामने है आपका कि पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ पद, यह आपको हेडिंग करना है और सामने देखना है। ठीक है, चलिए हेडिंग कीजिए सभी लोग, और साथ में यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वह सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस के दौरान ना। तो हेडिंग करना क्या आपको, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ पद। पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ पद। पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित क्या कुछ पद, पृथ्वी के चुंबकत्व से संबंधित कुछ पद, यह आपको हेडिंग करना है और ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहला पद क्या है? सबसे पहला पद क्या है? भौगोलिक अक्ष। और दूसरी बात यह ध्यान देना, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, यह कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती। सर क्यों पढ़ा रहे हो तब फालतू के? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये जानोगे तभी आगे की चीज़ें जानोगे। जब भौगोलिक यामोत्तर तभी आप समझोगे जब भौगोलिक अक्ष समझोगे। तो होता क्या है भौगोलिक अक्ष? ध्यानपूर्वक समझना। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी का ऊपर कहीं उत्तरी ध्रुव होगा, नॉर्थ ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव। ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा, ये उत्तरी ध्रुव होगा। अब ध्यान देना सभी लोग, ये आपका ऊपर कहीं उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं करना है। उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या आप लिखना है? आप लिख सकते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हमने मिला दिया, तो जो ये रेखा है इसी को क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष कहेंगे। ये पहला डिफिनीशन हो गया। दूसरा डिफिनीशन क्या है? भौगोलिक निरक्ष। ध्यान देना सभी लोग, भौगोलिक निरक्ष किसे कहते हैं? ये जो है आपका भौगोलिक अक्ष,
इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत हमने एक रेखा खींच दिया 90 अंश पे। तो ये जो भौगोलिक अक्ष के लंबवत हमने रेखा खींचा है इसे क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष के लंबवत खींची हुई रेखा को क्या कहेंगे? भौगोलिक निरक्ष। इसे क्या कहेंगे? भौगोलिक निरक्ष। इसे क्या कहेंगे? भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी के जो भौगोलिक अक्ष है जो कि उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने से बनी है, इसके लंबवत हमने जो रेखा खींचा है उसे क्या कहेंगे? भौगोलिक निरक्ष कहेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे भौगोलिक निरक्ष की डिफिनीशन। भौगोलिक निरक्ष की डिफिनीशन। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसका डिफिनीशन कमेंट करेंगे। आप लोग कमेंट कर चुके हैं, हम भी लिख दें यहाँ पर। क्या? भौगोलिक अक्ष के लंबवत मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। आप इसे लिख सकते हैं, भौगोलिक अक्ष के लंबवत तल को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर खींची गई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? आपका भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। डिफिनीशन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं जो डिफिनीशन लिखने जा रहा हूँ वह है डिफिनीशन भौगोलिक यामोत्तर का। ये इंपॉर्टेंट है, भौगोलिक यामोत्तर। इसे आप लोग, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक एक पॉइंट को बता देता हूँ, कौन पूछा जाता है कौन नहीं पूछा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद कर लेना। ये क्या होता है भौगोलिक यामोत्तर? समझना सभी लोग। भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है? किसी भी स्थान पर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी, भौगोलिक उत्तर को भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा में से होकर गुजरने वाला लंबवत तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर। देखिए, भौगोलिक उत्तर ये आपका है, भौगोलिक उत्तर है, ये भौगोलिक दक्षिण। इसको मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो तल होगा वही क्या कहलाएगा? भौगोलिक यामोत्तर कहलाएगा। भौगोलिक उत्तरी तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक, आप लिख सकते हैं भौगोलिक उत्तर, उत्तरी तथा भौगोलिक दक्षिणी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। यानी भौगोलिक उत्तर को और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक उत्तर को तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। भौगोलिक उत्तर को और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को क्या कहते हैं? भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका डिफिनीशन कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका डिफिनीशन भौगोलिक यामोत्तर का। यानी भौगोलिक उत्तरी को और भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तल को कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। डिफिनीशन समझ में आई सभी को? एग्जाम में पूछा जाता है भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, तो आपको ये डिफिनीशन लिखना होगा। अब आपको हेडिंग करना है चुंबकीय ध्रुव। क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय ध्रुव। ये चुंबकीय ध्रुव किसे कहा जाता है? चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय ध्रुव किसे कहा जाता है? चुंबकीय ध्रुव क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के जिन दो स्थानों पर, देखिए हमने क्या किया, ये कंपास सुई जो होता है ऐसे ऐसे हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा। जब हमने यहाँ पे रखा तो ये देखें कि ये लंबवत हो गया। यहाँ इसी तरह मैंने यहाँ पे जो रखा तो यहाँ पर भी लंबवत हो गया। तो जिन दो स्थानों पर जो चुंबक की सुई है पृथ्वी के तल के लंबवत हो जाती है, ऊर्ध्वाधर हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहा जाता है। यानी पृथ्वी पर, आप लिख सकते हैं पृथ्वी पर देखिए, पृथ्वी पर हमने ये चुंबकीय सुई को रख रहे हैं, जहां पर जाकर यह लंबवत होगी, यहाँ पर, यहीं पर कहीं यह इधर लंबवत होगी। तो जहां पर भी जाकर ये चुंबकीय सुई जहां पर भी जाकर लंबवत होगी वह क्या कहलाता है? पृथ्वी का क्या कहलाता है? चुंबकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जिन
पृथ्वी पर जिन स्थानों पर चुंबक की सुई लंबवत हो जाती है, पृथ्वी पर जिन स्थानों पर चुंबक की सुई क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी पर जिन स्थानों पर चुंबक की सुई क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, जिन भी स्थानों पर चुंबक की सुई क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उसे चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब आती है आपका चुंबकीय अक्ष। ठीक है, क्या आ जाती है, चुंबकीय अक्ष। यह भी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है, ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है। देखिए, पृथ्वी पर जो आपका जहां पे, देखिए यहां पर आपका लंबवत हुई है, यहां पर लंबवत हुई, तो जहां पर भी आपका ये लंबवत होती है, उसे अगर हम मिला दें तो उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी पर जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई लंबवत हुई थी, उसे मिला दिया जाए तो जो अक्ष प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसे एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो आप लोग, क्या डिफाइन कर सकते हो आप लोग, इसे इस तरह से और कर सकते हो, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ पर भौगोलिक अक्ष कहा रहा था, भौगोलिक अक्ष किसे कहा जाता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते थे हम लोग, भौगोलिक अक्ष कहते थे। यहाँ पर हम लोग किसी कह रहे हैं, चुंबकीय अक्ष की बात कर रहे हैं। चुंबकीय अक्ष किसे कह रहे हैं, चुंबकीय अक्ष, ध्यान देना सभी, चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा की को क्या, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, चुंबक की उत्तरी ध्रुव तथा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। एक डेफिनेशन आता है चुंबकीय निरक्ष की। चुंबकीय निरक्ष क्या होता है सर, चुंबकीय निरक्ष सेम भौगोलिक निरक्ष के समान होता है। अरे भाई साहब, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाया था हमने, जो चुंबकीय अक्ष हुआ था, जस्ट इसी के लंबवत एक तल हमने खींचा, तो इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो हमने एक तल खींचा, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूँ, ध्यान को समझना। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, सभी चीज़ें दी गई हैं। ये आपको यहाँ पे फिगर में अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना सभी लोग, ध्यान से देखोगे तो ध्यान देना सभी लोग, क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको यह दिखाई दे रहा है कि क्या क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कि देखिए, देखो यहाँ पर आपका जो लंबवत सीधा या खींचा हुआ है इस तरह से, वह क्या है, आपका भौगोलिक अक्ष है। ध्यान पे दे देना, भौगोलिक अक्ष। उससे कुछ अंश कोण पर झुका हुआ आपका चुंबकीय ध्रुवीय अंश है ना, कुछ अंश कोण पे झुका हुआ है ना। ये कुछ अंश कोण पर झुका हुआ है, वह अंश का मान कितना होता है मालूम है, 11.5 डिग्री होता है। यानी जो भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का ये जो कोण होता है, ये 11.5 डिग्री होता है। चुंबकीय निरक्ष किसे कहा जाता है, इस चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो तल होता है उसे चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। सभी लोग डिफिनेशन में कमेंट करना भाई, सभी लोग डिफिनेशन में कमेंट करना, चुंबकीय निरक्ष का डिफिनेशन, चुंबकीय निरक्ष का डिफिनेशन सभी लोग कमेंट करना कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष के लंबवत को क्या कहा जाता है, चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे जो भी डिफिनेशन हमने पढ़ा है, जैसे भौगोलिक अक्ष पढ़ा हमने, तो भौगोलिक अक्ष क्या होता है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, भौगोलिक अक्ष कहा जाता है।
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? भौगोलिक अक्ष कहा जाता है। भौगोलिक निरक्ष किसे कहा जाता है? ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव जिसको हमने मिलाया है, इस रेखा के लंबवत जो हमने एक तल खींचा है, इस रेखा के लंबवत जो हमने तल खींचा है, उसे क्या कहा जाता है? भौगोलिक निरक्ष कहा जाता है। तो चुंबकीय निरक्ष, चुंबकीय अक्ष किसे कहा जाता है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। कैसे प्राप्त करोगे, कैसे पता करोगे चुंबक का उत्तरी? देखिए ये आपका पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये आपका चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, दोनों डिफरेंस होता है यार। अगर आप लोग कभी लैब में जाओगे, कंपास सुई को लेकर चेक करोगे ना, दोनों डिफरेंस होता है। चुंबक का अलग होता है, पृथ्वी का अलग होता है। मालूम है क्यों होता है अलग? ठीक है, जब आप चुंबक के उत्तरी ध्रुव कैसे प्राप्त करोगे, पता करोगे? हम सुई को, कंपास सुई को या चुंबकीय सुई को हम लोग रख के ऐसे से रखते जाएंगे, जहां पर ये लंबवत हो जाता है उसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, जहां पर नीचे लंबवत होगा उसे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने के बाद जो रेखा बनी उसे चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय निरक्ष की बात करें तो इसके लंबवत अगर हम ये वाला जो तल खींच दें तो ये चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है, चुंबकीय निरक्ष कहा जाता है। बात करें भौगोलिक यामोत्तर की, तो भौगोलिक यामोत्तर भौगोलिक उत्तरी तथा भौगोलिक दक्षिणी को मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो तल होता है उसे क्या कहा जाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। अब आपको चुंबकीय यामोत्तर पढ़ना है। जरा बताओ इस भौगोलिक यामोत्तर से चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन क्या हो सकता है? अरे बताओ चुंबकीय यामोत्तर का क्या हो जाता है, हो सकता है डिफिनेशन? चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन बताओ सभी लोग, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अब ध्यान देना, जैसे ये आपका भौगोलिक यामोत्तर था, क्या यामोत्तर था? ये जो भौगोलिक अक्ष था ना, इसी के लंबवत तल को हम लोग क्या कर रहे थे? भौगोलिक यामोत्तर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चुंबकीय अक्ष है, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को हमने मिलाया, इसके लंबवत तल को क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। इसके लंबवत तल को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। इसके लंबवत तल को हम लोग चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। किसी भी स्थान पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के, यानी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला लंबवत तल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला लंबवत तल क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। इसको हम रब करने जा रहे हैं, चुंबकीय यामोत्तर का डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। ये भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर यही आपके साथ बना रहेगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी चीजें आपको समझ में आई है? याद तो है ना सभी को? याद तो है ना सभी को? चुंबकीय यामोत्तर हेडिंग करना, चुंबकीय यामोत्तर। क्या हेडिंग करना है? चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर किसे कहा जाता है? चुंबकीय यामोत्तर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है चुंबकीय यामोत्तर? ध्यान देना सभी लोग, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहा जाता है? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से होकर, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष से चुंबकीय अक्ष के लंबवत, चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के जो चुंबकीय अक्ष है उसके लंबवत तल, जो लंबवत तल है उससे होकर गुजरने वाले अक्ष को, यानी पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। पृथ्वी के लंबवत, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पृथ्वी में, ये आपका जो पृथ्वी का भौगोलिक अक्ष था, इसका चुंबकीय अक्ष ये था। इस चुंबकीय अक्ष के इन दोनों के बीच में 11.5 डिग्री अंश का कोण था, मैंने आपको दिखाया था ना। ये जो चुंबकीय अक्ष है,
इसके लंबवत जो तल होगा उसी को क्या कहेंगे, चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर गुजरने वाले तल को क्या कहते हैं, चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ऐसा समझ में आया सभी को। अब नेक्स्ट हेडिंग करना आपको, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव। यहाँ से आपको दो ही डिफिनेशन याद रखना है लंबे समय तक, चुंबकीय यामोत्तर का और भौगोलिक यामोत्तर का। यही दो डिफिनेशन यहाँ से पूछा जाएगा और बाकी बकवास है, बाकी समझाने के लिए था। अगर मैं आपको चुंबकीय अक्ष नहीं समझाता तो कैसे लिखा था यहाँ पे कि चुंबकीय अक्ष के लंबवत होकर गुजरने वाले तल को। लेकिन आपको एग्जामिनर को समझाना नहीं, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसके जवाब देना है बस एक लाइन में लिखकर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको चीज़ें आ रही हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, वह है दिक्पात कोण। ईजी है दिक्पात कोण, बहुत ईजी है दिक्पात कोण। आपको मैं डिफिनेशन रटवा रहा हूं ताकि आपकी एग्जाम में लिख सको, आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सको। एक नंबर में पूछा जाता है दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान देना, हेडिंग कर लेना दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, हेडिंग कर लेना है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है दिक्पात कोण? दिक्पात कोण किसे कहा जाता है? देखिए, किसी भी पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। अगर इसका आपको फिगर देखना है तो देख सकते हैं आप सभी लोग, ये देखिए, ये आपका पृथ्वी का भौगोलिक यामोत्तर था। और देखिए, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर दोनों के बीच का जो कोण है अल्फा, उसी को कहते हैं दिक्पात कोण। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आपको एग्जाम में फिगर नहीं बनाना, बस यही लिख कर आना है डिफिनेशन दिक्पात कोण का, कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। इसके आगे अगर आप लोग पीडीएफ पे देखोगे तो मैं यहाँ पर एक डेरिवेशन कराया हूँ, पीडीएफ में मैं डेरिवेशन दिया हूँ, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं ध्यान देना है, केवल फार्मूला ध्यान देना, क्योंकि फार्मूला से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर डेरिवेशन समझना है तो समझ लेना, जो मैथ के स्टूडेंट हुए उन्हें तो समझ में आ ही जाएगा, जिन्हें नहीं है वे उनको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपके एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, केवल और केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। तो हम समझा दे रहे हैं आपको, नहीं समझाऊंगा डेरिवेशन, क्या जरूरत है समझाने की, आखिर खामोखा लेक्चर लंबा होगा और चीज़ें तो आपके एग्जाम में पूछी जानी नहीं है, तो समझना क्यों है। तो आपके एग्जाम में केवल नमन कोण या नति कोण पूछा जाता है कि नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं। तो हम आपको नमन कोण या नति कोण का डेफिनेशन याद करा देते हैं, आपको डेफिनेशन ही लिखने के लिए कहा जाएगा। साथ में नमन कोण या नति कोण थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये फार्मूला भी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से आप न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, तो फालतू के क्या ज़रूरत है आपको ये डेरिवेशन करने का, लेकर समझना नहीं है डेरिवेशन को। क्यों? क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। अभी आपको क्या करना है, उन चीज़ों को समझना है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके बाद वाला चैप्टर है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है, उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है इसके बाद वाला चैप्टर, ठीक है। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, क्या हेडिंग करना है आपको, नमन कोण। ये दिक्पात कोण तो समझ में आ गया, अब नमन कोण करना है। नमन कोण को नति कोण भी कहा जाता है। नमन कोण या नति कोण किसे कहा जाता है, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, पीडीएफ दे देंगे, जिसको समझना भैया पीडीएफ में है समझ लेना। और जो कहेगा सर आप नहीं पढ़ाए, पढ़ा लूँ, विश्वास करो मैं पढ़ाऊंगा इसको, नमन कोण नति कोण भी पढ़ाऊंगा। एक बार सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, 8 चैप्टर तक सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, 5वां चैप्टर चल रहा है, 3 चैप्टर और बाकी है। उसके बाद जितना कहोगे, जो कहोगे, पूरी किताब पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, जो पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। जो नहीं आएगा वो भी पढ़ा दूंगा, जो आएगा वो भी पढ़ा दूंगा।
पढ़ाने में मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि समय लिमिटेड है और इस समय में फालतू की चीज़ें समझ कर क्या करोगे जिससे परसेंटेज नहीं आना है। अभी आपका अगर बोर्ड एग्जाम में 90+ % आ गया, 92-93% आ गया तो खूब हो गए भाई। जैसे मान लिया आपका नाम विकास है तो विकास हो गए। वहीं अगर आपका एग्जाम में परसेंटेज नहीं आया, कम हो गया, तो क्या होगा? आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, किताब पढ़ा, 5-5 बार लगा, लेकिन नहीं आया तो क्या हुआ? आपने पढ़ी नहीं था, आपने पढ़ा ही नहीं था। तो हर एक एग्जाम को फतह करने का एक टारगेट होता है और एक स्ट्रेटजी होता है। अब हर एक एग्जाम में स्ट्रेटजी होता है। देखो, एग्जाम में पूरी किताब की सभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लोग रोड पे चलते हो तो सभी गाड़ियां एक्सीडेंट नहीं होती है, एक दो इक्का दुक्का गाड़ी होती है जिससे बार बार एक्सीडेंट होता है। आप लोग अंधा मोड़ है, एक मोड़ होता है अंधा मोड़ है, कृपया धीरे चलें, क्योंकि वहाँ पे अधिकांश एक्सीडेंट होता है। सबको मालूम है कि ये अंधा मोड़ है, यहाँ पे धीरे चलना चाहिए, तब पर भी कुछ लोग तेज चलते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आती है, वहाँ पर आपको धीरे चलने की आवश्यकता है। बाकी जहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे तेज चलो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप अगर अपने पूरे सिलेबस को उठा कर देख लेना, पिछले 25 साल के पेपर को उठा कर देख लेना, कहीं भाड़े ओढ़ा पे लेकर हर साल पेपर, अगर इस टॉपिक से चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, दिक्पात कोण, नमन कोण के सिवा कुछ पूछ दिया और डिफिनेशन तो कहना कुछ नहीं पूछा है, जो चीज़ आज मैं पढ़ रहा हूँ। तो हेडिंग करना अब नमन कोण। अब भाई, अब ऑफलाइन टीचर तो हूँ नहीं मैं कि डेली समय बढ़ाने के लिए महीने की, मतलब समय बढ़ाओगे तो महीना मिलेगा, उनको फीस दोगे ना 500-700 रुपये, तो उससे क्या होता है? पैसे आते हैं, तो वो खूब सब कुछ पढ़ाते रहते हैं ताकि आप आते रहो। वो तो चाहते हैं तो आप फेल हो जाओ, अगली साल भी आओ, उनका ये सोच होता है। तो ये मुझे तो करना नहीं है भाई, मुझे तो केवल वही करवाना है ताकि एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए। जब क्वेश्चन आएंगे हमारे पढ़ाए हुए तो आप अपने छोटे को बताएंगे, 11th वालों को बताओगे कि सर ने पढ़ाया था, सभी क्वेश्चन आए। और आगे जब हम तैयारी कराएंगे BHU-BSc वगैरह का या फिर एयरफोर्स नेवी का, तो आप मुझे पर विश्वास रखोगे कि हाँ सर का पढ़ाया वहाँ आया था तो यहाँ पर भी आएगा। तो सबसे बड़ी बात होती है किसी एग्जाम में टारगेट करने से पहले एक स्ट्रेटजी बनाना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सबसे बड़ी बात हुई, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड करना। तो वही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब आपको नमन कोण का डिफिनेशन लिखना। नमन कोण किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके तथा पृथ्वी के क्षैतिज दिशा के मध्य जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा, अब मैं इसको समझा भी सकता था। अगर मैं अभी बताऊं, कंपास मेरे पास है, लेकर आऊं, अब मैं यहाँ पे रखूं कि देखो ये क्या, कहाँ पे कोई बुक भी तो नहीं है, एक मिनट, कोई बुक, मैं मान लो ये मोबाइल, इस मोबाइल पर मैं रख के कहूँ कि देखो यहाँ पे रखा हूँ तो ये ऐसे दिशा में इसको उठाकर ऐसे किया तो ये 36 के अंश पे इतना कोण बना लिया, तो वह कोण आपका नमन कोण है। तो क्या मतलब है यार, समय फालतू का खामोखा जाएगा, आएगा तो 2 लाइन का डिफिनेशन, वो भी 1 नंबर में, तो फालतू के ये सब समझाने की क्या जरूरत है। तो ध्यान देना सभी लोग, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक के साथ निर्मित कोण को क्या कहते हैं? नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण कहते हैं। पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें और पृथ्वी के क्षैतिज घटक में जो कोण बनता है उसे नमन कोण या नति कोण कहते हैं। नमन कोण या नति कोण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, 2 चीजें होती हैं, आपको मालूम है, भूमध्य रेखा और ध्रुव। देखिए, भूमध्य रेखा पर ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान क्या होता है? 0 अंश होता है।
पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे नमन कोण का मान 0 अंश होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है। ध्रुवों पे नमन कोण का मान क्या होता है? 90 अंश होता है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 अंश होता है, ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए बात आती है नमन कोण कैसे निकालोगे आप लोग। देखिए अगर थीटा नमन कोण है, थीटा नमन कोण है तो क्या होता है? टेन थीटा, थीटा अगर आपका नमन कोण है टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर थीटा आपका नमन कोण है तो टेन थीटा इज इक्वल टू BV अपान BH, BV अपान BH होता है। BV क्या है? BV क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र। BH क्या है? क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक का चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र। और इस फार्मूले पे आपके न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या है? कभी कभी पे क्या होता है आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेता है। तो आप क्या करोगे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के लिए? B इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करोगे? BV का स्क्वायर करोगे प्लस BH का स्क्वायर करोगे, ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकल जाता है। तो ये दोनों फार्मूला पे हम सभी न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो ये पूरा नमन कोण का कंसेप्ट है। क्या नमन कोण होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक के साथ में निर्मित कोण नमन कोण कहलाता है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एक बार डेफिनेशन। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक के साथ में जो कोण बनता है उसे नमन कोण कहलाता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है तथा क्षैतिज घटक के साथ में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। और नमन कोण का मान भूमध्य रेखा पर 0 अंश होता है तथा ध्रुवों पर 90 अंश का होता है। नमन कोण टेन थीटा इज इक्वल टू BV अपान BH होता है। BV आपका ऊर्ध्वाधर घटक है, BH आपका क्षैतिज घटक है। B इज इक्वल टू होता है अंडर रूट BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर, BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। ठीक है, B इज इक्वल टू होता है। चलिए ये हो गया आप सभी के लिए ना, ये हो गया आप सभी के लिए ना। अब चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं कुछ। ये न्यूमेरिकल का देखिए सोल्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, मैं इसको काट दे रहा हूं तब समझाऊंगा, एक ही न्यूमेरिकल समझाऊंगा, बाकी का सोल्यूशन खुद से कर लेना सभी। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग। क्वेश्चन है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। यानी जो क्षैतिज घटक है BH, इसके ऊर्ध्वाधर घटक BV का √3 गुना है। तो यहाँ पर आपको नमन कोण का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? आपको मालूम है नमन कोण टेन थीटा इज इक्वल टू BV अपान BH होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू BV अपान BH होता है। तो BV अपान BH टेन थीटा इज इक्वल टू होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर सकते हो BV अपान BH ना, यहाँ से BV अपान BH याद कर सकते हो ना। BV अपान BH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा जरा बताना सभी लोग। यहाँ से BV अपान BH क्या हो जाएगा बताना जरा सभी लोग। BV अपान BH क्या हो जाएगा? 1 अपान, देखो अब सीधी सी बात है, ये BV की यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? देखो BV की यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 10, इसको सीधे सीधे कर लेते हैं, ये कुछ लोगों को नहीं समझा। ठीक है, BV के स्थान पे तो BV रहने देंगे, लेकिन BH के स्थान पे √3 BV लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि BH का मान √3 BV। अब ये BV से BV कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान √3, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स √1 अपान √3। अब इसका मान तो मैथ्स वालों को आएगा, बायोलॉजी वालों के ऊपर से जाएगा ना। अब देखिए टेन 1 अपान √3 का मान होता है 30 अंश, ये 30 अंश होगा। ये क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से न्यूमेरिकल्स हैं आगे, न्यूमेरिकल का सोल्यूशन भी दिया गया है, अपने से कर लेना। हालांकि मैं ये थ्योरी की क्लास थी, न्यूमेरिकल की क्लास इस क्लास के चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद होगी, शायद परसों होगी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की क्लास। कल इस चैप्टर का एक और क्लास होगा,
जिसमें यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां चैप्टर कंप्लीट। नवा सत्र तो आपके सर पढ़ा ही रहे हैं, नवा चैप्टर भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नवा चैप्टर भी 15-16 लेक्चर चल रहा है, 20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। नवा चैप्टर बड़ा है। एनसीईआरटी अगर आप देखोगे प्राइवेट बुक वगैरह में तो वो चैप्टर को काट दिया है, प्रिज्म अलग कर दिया है और ये दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी अलग कर दिया है, ये चीज़ें अलग कर दिया है। अगर नवे चैप्टर को आप लोग देखोगे तो चीज़ों को अलग अलग कर दिया है, काट दिया है चैप्टर को। वैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो पूरा चैप्टर एक ही में दिया है, पूरा प्रकाश की एक चैप्टर में। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू होगा, मतलब तरंग प्रकाश की। तो सर नवे चैप्टर को लमसम कंप्लीट कर दिए हैं। हमें लगता है इस सप्ताह के लास्ट में कंप्लीट हो जाएगा, या बहुत करेगा अगले सप्ताह में जाएगा। और मेरा जो लेक्चर होता है आपको मालूम है सोमवार से शुक्रवार ही होता है, शनिवार को नहीं लेते हैं लेक्चर, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं चैनल्स पर। इंग्लिश के टीचर्स को यार उधर सबको लाना होना है, तो उसमें मुझे ही जाना होता है, तो मैं डेली लूँगा तो कैसे हो पाएगा। और ये जो 40 लेक्चर का प्लान था ना, 40 लेक्चर ये अगर आप ले लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपका सही हो जाएगा और फिजिक्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा। 40 लेक्चर मैं सोच समझ के कहा था। फिर मत करना कि चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर मत करना सिलेबस मैंने नहीं कराया है मैंने। अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग यहाँ वहाँ जाने के चक्कर में समय बर्बाद किया तो किया, आपकी मर्जी। और जो चीज़ें मैंने पढ़ाया हूँ उसके बाद अनसॉल्व कराऊंगा, पढ़ाने के बाद अनसॉल्व कराऊंगा, फिर दिखाऊंगा मैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन मेरे क्लास से आएंगे और एग्जाम में भी आएंगे, मुझे मालूम है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। PDF वगैरह डाउनलोड कर लेना सभी लोग ना, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल का जो है आप सभी के लिए ध्यान देना, सभी लोग 5000 स्टूडेंट्स के लिए आ जाना सभी लोग उस दिन ना, आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। PDF का झंझट ही खत्म कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।